हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम ज़ोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग बीएनएमयू और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट 1 ज़ोलॉजी ऑनर्स के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। तो आज हम सबसे पहले अपने सिलेबस को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू टेक नोटबुक और जितनी भी सिलेबस को मैं बता रही हूँ उसको आप नोट डाउन करके अपने नोटबुक में रख लो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी ऑनर्स में क्या होता है, दो पेपर होते हैं ऑनर्स पेपर के, यानी कि आपके जूलॉजी में दो ऑनर्स पेपर होंगे। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के फुल मार्क्स क्या होते हैं? फुल मार्क्स 75 होते हैं। ठीक है, तो बाकी के 25 मार्क्स फ्रॉम पेपर 1 एंड 25 मार्क्स फ्रॉम पेपर 2, तो हो गए हमारे 50 मार्क्स। 50 मार्क्स किसके लिए अलॉटेड होते हैं? प्रैक्टिकल्स के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको 50 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फुल मार्क्स जो थियोरी है पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों ही 75 मार्क्स के होते हैं। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों ही पेपर्स में पास होने के लिए 90 मार्क्स चाहिए। पेपर 1 पेपर 2 इन दोनों के नंबर्स को कंबाइन करके 90 मार्क्स होना चाहिए। जैसे कि आप पेपर 1 में 60% लेके आ रहे हो एंड पेपर 2 में आप 30% लेके आ रहे हो, तो ये दोनों को ही कंबाइन करके 90 मार्क्स हो जाते हैं, तो इसमें आप पास हो जाते हो। बट आपको फर्स्ट डिविजन लाने के लिए अराउंड 120 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, 120 मार्क्स ये एक्यूरेट नंबर है फर्स्ट डिवीजन होने का। ठीक है, या आप 50 मार्क्स आ रहे हो, कैसे भी करके इन दोनों पेपर्स के सम कितने होने चाहिए? 120 मार्क्स। 120 मार्क्स में आप फर्स्ट डिवीजन लेके आ जाते हो और आपको फर्स्ट डिवीजन का ही टारगेट रखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, नंबर्स के बारे में हो गया। अब जो आप क्वेश्चन देखोगे, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, इन दोनों में ही आपको तीन तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन में टिक करना होता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जिसको सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है? शॉर्ट नोट्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, 5-6 टॉपिक्स होंगे, उसमें आपको एनी 3 टॉपिक पे आपको जो भी आपको इजी लगे, इन 3 टॉपिक्स को आप शॉर्ट नोट्स के लिए रख लो। शॉर्ट नोट्स 3 टॉपिक पे आपको लिख के आना एग्जाम में। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में क्या होता है? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको आंसर थोड़े डिटेल वे में देने होते हैं। ठीक है, जो भी आपको 3 क्वेश्चन इजी लगता है लॉन्ग क्वेश्चन में, वो आप पिक करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल। देखो, ऑनर्स पेपर के जो पेपर 2 होते हैं उसमें आपको ग्रुपिंग देखने को मिलेगी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। और इसमें से क्या होता है, 3 क्वेश्चन आपको हर एक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन आंसर आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, किसी भी आप ग्रुप को छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, हर एक ग्रुप से ये कंपलसरी है कि एक क्वेश्चन हर एक ग्रुप से आपको उठा के लिख के आना एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाले रूल को हमने समझ लिया। नेक्स्ट इज, अब हम आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। सिलेबस क्या है हमारा? पेपर 1 में एनाटॉमिकल डिटेल्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग। देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए होते हैं, उनके एनाटॉमिकल डिटेल्स को पढ़ने हमें। एनाटॉमिकल डिटेल मतलब मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड हमें डिटेल्स को पढ़नी होती है। उनके कैसे ऑर्गेनिज्म, वो कैसे दिखते हैं, उनके क्या हैबिटेट है। ठीक है, और भी उनकी जो फिजियोलॉजीज होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें पढ़ना होता है और इसी से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को जब आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे अच्छे से फोकस करके चलना है, ताकि हम शॉर्ट नोट्स को भी इजिली लिख पाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में हमें 2 ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने हैं, लेशमानिया डोनोवानी एंड पैरामीशियम कॉर्डेटम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में हमें 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, टीनिया सोलियम, फैसियोला हेपेटिका। ओके, एनेलिडा। एनेलिडा से हमें अर्थवर्म के बारे में पढ़ना है, जिसको हम फेरिथिमा पोस्थुमा भी बोलते हैं। ठीक है, मेटामेरिज्म
एंड लोकोमोशन। ये लोकोमोशन कैसे करते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें एनालिट में पढ़नी होती है। नेक्स्ट इज ओनाइकोफोरा। ओनाइकोफोरा में हमें पेरिपेटस के बारे में पढ़ना है और इनकी एफिनिटीज, जो भी मिलते जुलते कैरेक्टर्स होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, वैसे कैरेक्टर्स को हम एफिनिटीज बोलते हैं, ठीक है। एफिनिटीज मतलब बाकी क्लासेस या ग्रुप से जो भी कैरेक्टर्स मैच करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह, इनके कैरेक्टर्स जो मैच करते हैं, मैचेबल कैरेक्टर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एफिनिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो पेरिपेटस और इनके एफिनिटीज के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इज निडेरिया। निडेरिया में दो ऑर्गेनिजम्स पढ़ना है, ओबेलिया एंड ओडेलिया, कोरल रीफ्स एंड कोरल फॉर्मेशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज टीनोफोरा, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टर्स ऑफ हॉर्मीफोरा। तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ये जो टीनोफोरा हमारा फाइलम है, इसमें क्या होता है, जनरल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने होते हैं और जो ऑर्गेनिज्म के जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं इस ग्रुप के, इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म के जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। मोलस्का में हमें यूनियो के बारे में पढ़ना है, पाइला के बारे में पढ़ना है, एंड टॉर्सन डिटॉर्सन एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, ठीक है। तो टॉर्सन डिटॉर्सन ऑफ गैस्ट्रोपॉड, ये एक टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ये जो दो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यूनियो एंड पाइला, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है प्रैक्टिकल्स में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड अर्थवॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थवॉर्म से आपको प्रैक्टिकल में डायसेक्शन करने दे दिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थवॉर्म वाला सेक्शन। अर्थवॉर्म के हर एक सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्या है, हिस्टोलॉजी, कैनाल सिस्टम। देखो पॉरीफेरा क्या होते हैं, पोर बियरर्स होते हैं जिनकी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा की हिस्टोलॉजी के बारे में, इनके जो बॉडी वॉल कैसे होते हैं इसके बारे में हमें बताना है। और इनमें एक पिक्यूलर कैरेक्टर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कैनल सिस्टम, ठीक है। कैनल सिस्टम इनकी बॉडी में, ये एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें कैनल सिस्टम वाला फीचर पाया जाता है, ठीक है। तो कैनल सिस्टम के बारे में पढ़ना है एंड स्केलेटन एंड रिप्रोडक्शन इन स्पंजेस, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको पॉरीफेरा फाइलम से पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट इज इकिनोडर्मेटा। इकिनोडर्मेटा से हमें लार्वल फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। जो भी इकिनोडर्मेटा में ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लार्वल फॉर्म्स होते हैं। लार्वल फॉर्म्स मतलब उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। पहले वो किसी और रूप में जन्म लेते हैं एंड देन दे फाइनली बिकम एडल्ट। उनमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके जो लार्वल फॉर्म है, लार्वल फॉर्म मीन्स क्या होता है, जो अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जब वो जन्म लेता है, ठीक है, तो वो अनडेवलप्ड होता है, तो उसको हम लार्वल फॉर्म कह सकते हैं। तो लार्वल फॉर्म के बारे में हमें यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो देखो इकिनोडर्म से एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है स्टारफिश। स्टारफिश में क्या पाया जाता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो बहुत यूनिक है अदर ऑर्गेनिज्म से अगर हम कंपेयर करें तो वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश, ये टॉपिक हमें पढ़ना है इकिनोडर्म्स में, ओके। नेक्स्ट इज एस्केलमेंट्स। इसमें हमें वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी पढ़ना है, ठीक है। वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी, इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में हमें लार्वल फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। लार्वल फॉर्म्स सेक्युलाइना नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, उनके लार्वल फॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है। एंड माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट एंड लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट। ऑर्थ्रोपोडा क्या है, ऑर्थ्रोपोडा इसमें जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट सभी कौन से फाइलम में बिलोंग करते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में, राइट। ऑर्थ्रोपोडा में हमें सेकुलाइना के लार्वल फॉर्म्स के बारे में पढ़ने हैं। माउथ पार्ट, इंसेक्ट के जो माउथ पार्ट होते हैं उसके बारे में हमें डिटेल मैनर भी पढ़ना है। एंड लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में। देखो ऑर्थ्रोपोडा में एक और चीज पढ़नी है, वो हमें सेकुलाइन। बेलेनोग्लॉसस के बारे में क्या है,
जब भी हम बैलेनोग्लॉसस के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है, इनकी जो क्लासिफिकेशंस हुई है उनमें इसका एक्यूरेट पोजीशन कौन से फाइलम में, कौन से ग्रुप में दिया गया है, ये एक कंट्रोवर्सी है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, बैलेनोग्लॉसस नाम के ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पढ़ना है, और इसकी क्लासिफिकेशन में कौन सी पोजिशन है हॉर्मीफोरा में, इसके बारे में पढ़ना है। ओके, तो ये हमारा BNMU एंड पूर्णिया यूनिवर्सिटी का सिलेबस। अब हम आते हैं पेपर 2 पे। ठीक है, पेपर 2 में क्या होता है, यहाँ पे ग्रुपिंग देखने को मिलती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, और कंडीशन ये होती है कि हर एक ग्रुप से हमें एटलीस्ट एक क्वेश्चन के आंसर देना कंपल्सरी है। तो ऐसा नहीं चलेगा कि आपको ग्रुप ए बहुत इजी लगा तो आप उसमें से 2 क्वेश्चन आंसर आप जान रहे हो, 2 क्वेश्चन के आंसर आप जान रहे हो तो वो आप लिख के आ गए, बाकी ग्रुप सी से आपको कुछ नहीं आता है तो वो आप लीव करके आ गए, तो यहाँ पे नंबर नहीं मिलते हैं। यहाँ पे कंडीशंस ये कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको हर एक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन जरूर पिक करके लिखने होते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर दैट कि आप हर ग्रुप से एक क्वेश्चन पिक करके लिख रहे हो अपने एग्जाम। ठीक है, ग्रुप ए क्या कहलाता है, ग्रुप ए होता है इकोलॉजी, इसमें हम इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर के बारे में अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं इसके। ठीक है, तो इसमें हमें बायोस्फीयर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं, तो इन तीनों के ही कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिपिकल इकोसिस्टम, जैसे कि आपसे पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्या है, BNMU वाले में पॉन्ड इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको अभी से क्लियर करके चलना है। एंड ऑल्सो एनर्जी फ्लो, आपने पढ़ा होगा 10th में, इकोसिस्टम में आपने एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर देखा होगा, वो पिरामिड वाला स्ट्रक्चर क्या शो करता है, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। अब देखो इकोसिस्टम में एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। एनर्जी फ्लो में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का डायग्राम होता है और उसमें दिखाया जाता है कि एक चेन से दूसरे चेन में या फिर एक लेयर से दूसरे लेयर में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए आपके। नेक्स्ट इज, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट साइकिल से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि बायो जियो केमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों जो याद रखने वाली जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये साइकिल एक डायग्रामेटिक फॉर्म में होता है। अगर आप उस डायग्राम को, उस पूरे साइकिल को याद कर लो तो आपको फिर लैंग्वेज लिखने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, लैंग्वेज बहुत ईजी हो जाता है। तो बायो जियो केमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये 3 साइकिल्स के बारे में आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, एंड द इजीएस्ट टॉपिक इज पॉल्यूशन एंड इट्स हजार्ड्स एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स, और उसके कंट्रोल, पॉल्यूशन के इफेक्ट, पॉल्यूशन के कंट्रोल, पॉल्यूशन का इफेक्ट ग्लोबल लेवल पे यानी कि पूरी दुनिया में क्या इफेक्ट है इसके, हमारे इंडिया में पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इजिएस्ट टॉपिक। ओके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इसके बारे में आपको जानना है। अब देखो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे नेशनल पार्क के बारे में पूछ लेगा, बर्ड सेंचुरी के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स की कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे हैं, ठीक है, बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और कंपटीशन में भी इससे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो ये वाला टॉपिक पर्टिकुलर, ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद कर लेना, इजी है। ओके, नेक्स्ट इज इथोलॉजी। ग्रुप बी क्या होता है, इथोलॉजी, यानी कि एनिमल के बिहेवियर, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेट करके किस तरह के बिहेवियर को दिखाता है, शो करता है एनिमल एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंतर्गत,
तो ये हम जानते हैं इथोलॉजी में। इथोलॉजी को हम सिंपली एनिमल बिहेवियर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, बिहेवियर के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट इज सोशल बिहेवियर इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में जो कीड़ों मकोड़ों में सोशल बिहेवियर देखा जाता है, जैसे कि एंट में आप देख सकते हो सोशल बिहेवियर, हनी बीज में आप देखते हो सोशल बिहेवियर। तो ये सोशल बिहेवियर का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हनी बीज यानी कि एपिकल्चर से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। एपिकल्चर से इथोलॉजी में जरूर क्वेश्चंस होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ बर्ड्स। हम जानते हैं कि बर्ड्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री या वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जब भी चेंज होता है एनवायरनमेंट तो ये क्या करते हैं, ये सारे बर्ड्स माइग्रेट हो जाते हैं। तो हमें माइग्रेटरी बर्ड्स के भी बारे में पढ़ना है इथोलॉजी में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बायोलॉजिकल क्लॉक्स एंड इट्स थियरीज। बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में पढ़ना है, ओके। पैरेंटल केयर इन फिशेज, पैरेंटल केयर इन एम्फीबिया। एम्फीबिया के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे एक कैरेक्टर इनमें शामिल होते हैं कि ये एम्फीबियंस क्या करते हैं, पेरेंटल केयर का बिहेवियर इनमें पाया जाता है। फिशेज में भी कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जिनमें पेरेंटल केयर दिखता है, ठीक है। तो ये पेरेंटल केयर फिशेज में कैसे होते हैं, पेरेंटल केयर एम्फीबिया में कैसे होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड द लास्ट ग्रुप इज ग्रुप सी, ओके। ग्रुप सी में यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस की तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये है बायोमेट्री से सवाल आते हैं। बायोमेट्री में आपको मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए दे दी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बायोमेट्री का यूजेस क्या है, इसके स्कोप क्या क्या है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एंड नेक्स्ट इज डिस्पर्शन एंड इट्स टाइप्स। डिस्पर्शन कितने टाइप का होता है, डिस्पर्शन है क्या, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एंड नेक्स्ट इज मीन मीडियन मोड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीन मीडियन मोड। इससे बहुत सारे कैलकुलेशंस भी पूछे जाते हैं, इसके डेफिनेशंस बहुत क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से भी बहुत सारे कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं, ओके। तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन के जितने भी कैलकुलेशंस है उसको बहुत क्लियर रखो, ठीक है। तो ये थे बीएनएमयू एंड पूर्णिया यूनिवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो इसी सिलेबस को आप नोट डाउन करके रखो और इससे पर डे क्या करना है, आपको एक एक टॉपिक क्लियर करते जाना है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि आंसर कैसे लिखना है। जब आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है आपका, नेक्स्ट होता है कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, आप एक क्वेश्चन के आंसर में कितना टाइम लगा रहे हो, कितने पेजेस में आपको आंसर देने होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए आपके आंसर्स में जो कि आपका आंसर एक परफेक्ट आंसर हो। तो आंसर राइटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए जब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को ढूंढो कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ओके। एंड देन स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में क्या क्या आंसर एक कैसा होना चाहिए जो कि कम टाइम लगे और आप सारे टॉपिक्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड कर पाओ। इस तरह के आपके आंसर्स होने चाहिए, तभी आपको एग्जामिनर नंबर भी देते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डायग्राम। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से ज्यादातर डायग्राम भी होते हैं। डायग्राम में अगर आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए एक माइनस पॉइंट है, डिसएडवांटेज है, आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। हो सकता है आप तीनों क्वेश्चंस को टच ना कर पाओ। अगर आप तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख भी रहे हो तो उसमें डायग्राम क्या क्या बनाने हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपके टॉपिक्स क्या होने चाहिए, इन सभी चीजों पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी क्लियर होती हैं तो बहुत अच्छे से आपका एग्जाम में नंबर भी आ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब फर्स्ट डिवीजन से काम नहीं चलेगा, 65% प्लस का आप टारगेट रखो, तब जाके आपका एक अच्छा नंबर आएगा जिससे कि आप आगे एमएससी में भी आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अभी क्या है, क्राइटेरिया 55% मिनिमम परसेंटेज है आपके ऑनर्स पेपर में, जिससे कि आप आगे एमएससी अगर करना चाहते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं
जो एमएससी करना चाहते हैं तो वो 55% लेके आ जाते हैं, फिर भी उनका एडमिशन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, 60%, 65% का एक टारगेट बनाना है, जिससे कि आप फर्स्ट डिवीजन एटलीस्ट लेके आओ, तभी जाके आपके अदर कॉलेजेस में एमएससी वगैरह में एडमिशन हो सकता है इजीली। ठीक है, तो ये थे हमारे बीएनएमयू एंड पूर्णिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सिलेबस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आप अभी से लग जाओ सारे टॉपिक्स को क्लियर करने में। अगर आप चाहें तो हमारे फाउंडेशन बैच में इनरोल कर सकते हो। फाउंडेशन बैच बीएनएमयू एंड पूर्णिया यूनिवर्सिटी को लेके टारगेट करके हमने एक सेपरेट बैच बनाई है, जिसके अंदर आप एडमिशन ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको आंसर लिखने का भी तरीका बताया जाएगा, सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, किस तरह से आपको प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें भी बताई जाएगी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं बीएनएमयू में पढ़ रहे हैं, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करें ताकि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो पाए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।